अच्छा रिजल्ट आया और लोगों ने जाके जिला पंचायत से लेकर सब लोगों ने जाके वहाँ पे इनोग्रेशन किया। साथ ही साथ हम लोग टेलीकॉम कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं कि जियो को हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि किस तरीके से वो इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में मैसेज करें जिससे उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो कि हमारे पास टीम पहुँच रही है। साथ ही साथ हम लोग सेलिब्रिटी इंगेजमेंट में और एमपी एमएलए किस तरीके से अपनी वीडियो मैसेज के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस करें। और जो लोग नहीं खा रहे हैं जिनमें ऐसा धारणा है कि हमें दवाइयाँ सही नहीं है और खुद स्वयं दवा खा के उसको खाते हैं जिससे लोगों में विश्वास बढ़ता है दवाई के प्रति। तो इस तरीके से चीज़ें सपोर्ट करता है इस चीज़ में। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हम आप लोगों का बहुत एक गुण रहता है कि किस तरीके से और हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं जब भी राउंड होता है इस तरीके की बैठकें करते हैं प्रोग्राम रोज जिससे अनुरोध रहोगा किस तरीके से मीडिया हमें क्या सहयोग कर सकती है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं सर बैठे हुए हैं तो मैं आई थिंक वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं सर से निवेदन करूंगा कि ये हमारे जो मीडिया सहयोगी हैं जो कलीग्स हैं सर ये पैरेलली काम कर रहे हैं लोगों से और कहीं ना कहीं सर इसका जो इम्पैक्ट अभी लास्ट राउंड में आया है तो इन सबका बहुत योगदान है सर। तो मैं सर आपकी परसेप्शन से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हमारे साथियों से आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए सर और देखिए किस तरह से उनका बेहतर सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद सर दैट विल टू फॉलोड बाय वोट आता है। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत बड़ा कोहॉर्ट को हम लोग दवाई खिलाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को दवाई खिलाते हैं। ये सबसे कठिन काम हमारे हिंदुस्तान में बीमार होने के बाद दवाई खाने की प्रथा है। बीमारी से बचाव के लिए हम लोग दवाई नहीं खाते, हमारे यहाँ चलन नहीं है, इसका परंपरा नहीं है। इसलिए बहुत मतलब कठिन टॉपिक था। स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम में भी हम लोग दवाई उनको उपलब्ध कराते थे और उनकी आस्था पे छोड़ देते थे, श्रद्धा पे छोड़ देते थे कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। घर में 5 लोग अगर हैं तो 5 लोगों की दवाई हम लोग उपलब्ध कराते थे और ये 20 साल से चल रहा था प्रोग्राम इस तरीके से। और हम जहाँ थे वहीं थे, वहाँ से आगे पीछे मतलब नहीं हो पाए। इसीलिए ये प्रोग्राम लाया गया कि अब हम दवाई किसी को देते नहीं, हम अपने सामने दवाई खिलाते हैं। जो भी दवाइयाँ हैं हमारी टीम जो भी रिपोर्ट करती है सिर्फ वही रिपोर्ट करती है जो दवाई उसने अपने सामने उसके पेट के अंदर पहुँचा दी है किसी भी व्यक्ति, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी है। तो ये एक स्ट्रेटजी थी कि हम लोग जो है जब तक इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे कि लोगों को डीओटी या अपने सामने सीओडी नहीं कराएंगे, ठीक है। डीओटी का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और सीओडी का मतलब होता है कि सीओडी का फॉर्म क्या है? डीओसी है, सीओडी नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्व कंजम्पशन डीओसी, ठीक है। तो इसमें हम डीओसी अप्लाई करें, डायरेक्टली ऑब्जर्व कंजम्पशन, जो भी कंज्यूम करे वो हमारे सामने। इसमें जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो पहले लेने वाले जब लोग थे सभी लेते थे, घर में 4 आदमी 5 के लिए लेते थे, ठीक है 5। लेकिन जब हम खिलाने निकले तो पता लगा कि घर में 2 ही आदमी हैं, 3 आदमी बाहर रहते हैं। तो हमने उसको 3 आदमी की दवाई खिलाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह किसी काम से बाहर निकलते हैं और रात में देर से घर लौटते हैं, ठीक है। वो लोग हमारे कभी पकड़ में नहीं आते थे क्योंकि हमारी टीम देखने जाती थी, दवाई बांटती थी या खिलाती थी, ठीक है। तो दवाई खिलाती थी, जब खिलाने वाले नौबत आई तो ऐसे लोग कभी भी पकड़ में नहीं आते। पिछले साल ही 10 के राउंड में हम लोगों ने इंटरवेंशन किया कि पहले इस टीम में जनरली एक आशा और एक आंगनबाड़ी दोनों महिलाएं गाँव में रहती थी और वो जाकर जो लोग मिलता था वो दवाई खिलाती थी। जो रात में लौटते थे अपने काम से वो लोग घर के दवा ले जाते थे। तो हमने इस पिछले बार इंटरवेंशन किया कि हम थोड़ा इस टीम में एक मेल आदमी वर्कर रखते उसी गाँव का, चाहे भले वो आशा का पति हो, आशा का लड़का
आंगनबाड़ी का होती हो, आंगनबाड़ी का लड़का हो, कोई भी ऐसा हो जो शाम को जब ये लोग लौटेंगे 5-7 बजे, ठीक है, तब दोबारा जाके उनको दवाई खिला सके। इसका बहुत बड़ा फायदा है। बहुत से लोग ऐसे मिले उसमें से 60-70% लोग ऐसे मिले जो दवाई खाने के इच्छुक थे, उन्होंने दवाइयाँ खाई, आराम से खाई, कुछ लोगों ने समझाने पर खाई, तो ये बहुत बड़ा कवरेज जो हमारा छूटता जा रहा था उनका हुआ। इसकी वजह से हमको जो इस प्रोग्राम में काफ़ी हद तक सफलता मिली। दूसरा जो हमारे जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन वाली बात हुई कि हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया, जन जागरूकता बढ़ी, लोगों ने स्वयं जो सरकारी लोग थे या चुने हुए लोग थे, चिन्हित लोग थे, उन लोगों ने जो दवाइयाँ खाई पब्लिक के सामने, उससे लोगों में दवाइयों का विश्वास बढ़ा। और ये दवाइयाँ देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट की परचेज की हुई दवाइयाँ नहीं होती। कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि नहीं सरकारी दवाई पर मुझे भरोसा नहीं है, वो लोग सिर्फ इसलिए दवाई नहीं खाते। बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं शहर में, खासतौर से किसी लखनऊ में हमारी टीम दवाई खिलाई जाती है, आप हमें दवाई में नाम बता दीजिए, जो दिखाती है हम मेडिकल स्टोर से लेकर खाते, ये दवाई है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए खासतौर से ये मतलब एक जानकारी है कि ये दवाइयाँ जो होती हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की परचेज की हुई नहीं होती हैं, ये WHO स्टैंडर्ड की दवाइयाँ होती हैं और इंटरनेशनली परचेज होती है, ठीक है, और वहीं से आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और उनका स्टैंडर्ड भी अच्छे तरीके से WHO के द्वारा मांगों में रखा जाता है। जहाँ तक दवाइयों की सब स्टैंडर्ड या लो स्टैंडर्ड की बात है, वो एक तरीके से बिल्कुल सही से खारिज करता हूँ। दवाइयाँ बिल्कुल ही अच्छे स्टैंडर्ड की होती हैं, ये सभी को खानी चाहिए। जहाँ तक किसी अन्य बीमारी के साथ कुछ लोग बहुत सारे लोग होते हैं, समझाने के बावजूद भी कहते हैं नहीं मैं उस अमुक डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, जब तक वो नहीं कह देगा तब तक हम दवाई नहीं खाएंगे, ठीक है। भले उनको आप समझाते रहिए कि आप जो दवाई खा रहे हैं उन दवाई के साथ मिलकर कोई क्रॉस चीज नहीं करेगी, लेकिन उनकी समझ में थोड़ा सा कम आता है। ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए हम लोग प्राइवेट चिकित्सकों को भी इसमें आए हुए हैं, और जो भी एनीमा के लोग होते हैं उनको भी जोड़ते हैं, उनको भी ऑरिएंट करते हैं, और अपने अपने जनपदों में वो लोग भी अपने इस तरह से अपील करते हैं जब, और अपने यहाँ बूथ लगाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने यहाँ बूथ भी लगाए जाए। जैसे लखनऊ में इस बार क्या नहीं है, लखनऊ में पिछली बार की फरवरी का ग्रुप में आता है, तो फरवरी में है ना, तो लखनऊ फरवरी में, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने लखनऊ के अंदर सिर्फ एक ब्लॉक में, कोसाई ब्लॉक में किया था, बाकी ब्लॉक यहाँ पे एक तरीके से ये पास हुए। तो साहब ये बाराबंकी का जो फर्क इलाज लिया था वहाँ की क्या होती है? ब्लॉक वाइज रिपोर्ट तो देख के बताओगे। ब्लॉक की देखिए, ब्लॉक की रिपोर्ट अच्छी नहीं है उसकी। बाराबंकी पूरा बाराबंकी हमारे पास 3 जनपद आसपास के हैं, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, तीनों की स्थिति बहुत खराब है। तीनों में ये तो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है या वहाँ की पब्लिक की कुछ ऐसी अज्ञानता है कि तीनों जनपद जो है हमारे जो भी टेस्ट करते हैं, चाहे वो हम लाइव पर सर्वे करते हो वहाँ पर, चाहे टास्क करते हो, प्री टास्क करते हो, पूरी तरह फेल होते हैं। इस बार भी हमने इन 3 जनपदों को हाईलाइटेड रखा हुआ है, और इस बार 3 जनपदों में आपका स्पेशली देख के बता देंगे, ठीक है, देख के बता देते हैं डेटा क्या है। कवरेज वहाँ का रिपोर्टिंग कवरेज बहुत अच्छा आता है, और उसका कंजम्पशन कवरेज, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इसमें हम लोग कवरेज रिपोर्ट करते हैं 3 तरह से करते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट में जिसने दवाई खिलाई है वो रिपोर्ट करता है अपना ई कवच, और उसके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास होती हैं उसके माध्यम से रिपोर्ट करता है। दूसरा, हमारा जो ये पार्टनर एजेंसीज हैं WHO और पास, राउंड के दौरान लोगों से बात करके कि आपने दवाई खाई थी, कितनी खाई थी, कब खाई थी, ठीक है, तो लोगों से बात करके डेटा इकट्ठा करता है। हालांकि सैंपल साइज तो बहुत बड़ा नहीं होता, जैसे हम 4 करोड़ 40 लाख को खिला रहे हैं तो हो सकता है ये 25,000 का 30,000 का सैंपल साइज हो, जिनको मॉनिटर किया हुआ होता है, उससे भी एक आइडिया लगा दे कितने % लोगों ने दवाई खाई है। तीसरा, हम लोगों ने इसको थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में मेडिकल कॉलेज को, नियरेस्ट जो का मेडिकल कॉलेज होता है, उनको एक टास्क दे रखा है, उसके लिए हम पैसा देते हैं।
रिपोर्टिंग कर दो। तो ये तो 68% लोगों ने इवेल्युएटेड कवरेज है जो मेडिकल कॉलेज में आपको बताया था, 68% लोगों ने खाया, ठीक है। और ये जो हमारा टारगेट होता है मिनिमम 65% होता है, ठीक है। इस बार का अच्छा है, पिछली बार का अच्छा है, चाहे आपके प्रयास से रहो या वहाँ की लोकल बॉडी के प्रयास से रहो। रिपोर्ट इसमें आपकी और आ रही है, लिम्फोडेमा इसमें रायबरेली के केस बहुत है, 12,000 कुछ केसेस दिए, 12,800। वहाँ क्या वजह है कि सर देखिए, वजह वही है कि वहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये एंडेमिक ज़्यादा था, लोग दवाई नहीं खाते थे, लिटरेसी थी, ठीक है, बाहर जाते थे, माइग्रेट हो जाते थे, वो दवाई खाने से वंचित रह जाते थे, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है। और अभी पिछले कुछ सालों में वहाँ पर केसेस नए नहीं हैं, तो ये रायबरेली और फतेहपुर हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ पर केसेस काफ़ी, तो उनको विशेष रूप से हम लोग टारगेट करते हैं, देखते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। तो यही डेटा कीपिंग और डेटा एनालिसिस है, जिस पर जो हमारा हमने लास्ट सिस्टम लगाया था, ये तभी से संभव हो पाया जैसे हमें चीज़ें जो हुई है, डेटा हमारे पास अपने लगा है। तो इन चीज़ों पर हम लोग गौर करते हैं, तो देखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से और किसी का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो कहीं से। हाँ, अगर मार्केट कॉस्ट जानना चाहें, ठीक है, मार्केट कॉस्ट जानना चाहें, एडल्ट पेशेंट को हम लोग जो गोली देते हैं डीसी की 3 गोलियां मतलब 300 मिलीग्राम की ना, 300 मिलीग्राम की, मेरे पास से 2 रुपये के आसपास एक गोली आती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अभी एग्जैक्ट मैं कॉस्ट देख के बता दूंगा, क्योंकि हम लोग परचेज नहीं करते हैं, इसलिए मतलब एटेंडर नहीं बता सकता। ये 2 रुपये के आसपास की गोली होगी, 6 रुपये की गोली डीसी मान लीजिए। एल्बेंडाजोल की एक गोली 400 मिलीग्राम की होती है, टॉप ब्रांड की कंपनी भी लेंगे तो 8 रुपये 9 रुपये की आ जाती है, ठीक है, 10 से 15 रुपये हो गए। आइवरमेक्टिन की हम 12 मिलीग्राम की गोली देते हैं एडल्ट को, ठीक है, 3 मिलीग्राम की 4 हमारे पास जो सप्लाई होती है बच्चों के हिसाब से होती है, 3 मिलीग्राम की गोली सप्लाई होती है। तो अगर 4 गोली हम देंगे 12 मिलीग्राम की, एक सिंगल टैबलेट भी बाजार में उपलब्ध है, 12 मिलीग्राम गोली देंगे तो वो भी 4-5 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये 20-22 रुपये, इससे ज़्यादा की खुराक नहीं पड़ती, 1 साल में एक बार, 20-22 रुपये, यस, और 3 बार आपको लेनी साल में एक बार, अच्छा, सिर्फ साल में एक बार, ठीक। और लगातार कम से कम 3 साल या 5 साल, ये मैं पूछ रहा हूँ ना, 3 बार तो आपको लेनी हाँ, मिनिमम 3 बार। यानी अगर आपकी एक कास्ट जो आ रही है वो एक पर व्यक्ति कितनी पड़ी? 60-65 रुपये। 60-65 रुपये। मेरा एक यक्ष प्रश्न है, मैं पिछले कई 7-8 मीटिंग्स में आपसे लगातार पूछता हूँ। वो प्रश्न यही है कि हम इस दवाई का जो यूज कर रहे हैं उसके लिए बड़ी प्रचार प्रसार सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो जिसके कारण है उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, यानी मच्छरों को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? देखिए, ठीक है, आपका यक्ष प्रश्न बहुत अच्छा है और यक्ष प्रश्न का उत्तर यक्ष ही दे सकता है, लेकिन मैं देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मच्छर इस धरती पर मनुष्यों से कई हजार साल पहले से आया हुआ जीव है, ठीक है, कई हजार साल पहले मच्छर जो है, जब भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई उससे कई हजार साल पहले यहाँ पर आया, और जो जितने समय तक इस धरती पर रहेगा वो अपने को उतना ही इस धरती के लिए एडॉप्ट कर पाएगा, ठीक है, एडॉप्ट कर पाएगा, म्यूटेट कर पाएगा। पहले के जो हम मनुष्य देखते हैं उनकी प्रजाति, उनकी सर्वसुपर, उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ उपलब्ध सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, ठीक है, उसी तरीके से हमने आज को अपने आप को आज की परिस्थिति के हिसाब से एडॉप्ट कर रखा है, म्यूटेट कर रखा है, ठीक है। पूंछ हमारी गायब हो गई, आंखों की म्यूटेटिंग पैटर्न गायब हो गई, उनका हमारा अलग आ गया, ठीक है, ये हमारी परिस्थिति के हिसाब से डेवलप हुए धीरे धीरे हजारों साल। हमेशा बात होती है कि दवाई खिलाए, लेकिन मैं रंजना के साथ भी जब गाँव में गई थी, बहुत सारे लोग नहीं दवाई खाते, मैं आपने थोड़ी देर पहले बताया। क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो क्या कारण है? Yes, और उसके बाद हमें जब आपने 2 बार वो दवाई खिलाई थी, आप लोग दवाई प्रोवाइड करते, हम में से आपने प्रोवाइड कराई, और देखिए हम में से जो नहीं खा रहा है, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा रहे हैं, उन
उनसे मैं पूछिए कि क्या ऐसा कारण है, वही तो कारण होगा, बाकी नहीं थे तो पहले कारण को सरकार को सवाल ठीक है, मच्छर है कारण, पर दवाई न खाना भी तो एक सबसे बड़ा कारण है ना, तो पहले वो भी तो दूर करना ठीक, चाहिए। पहले सर का प्रश्न हो जाए तो मच्छरों ने, मैं अभी बात कर रहा था मच्छरों की, मच्छरों ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर रखा है या म्यूटेट कर रखा है कि वो नई परिस्थिति के हिसाब से मतलब अपने को म्यूटेट कर लेते हैं। हम उनके लिए नई दवाई खोज के लाते हैं मारने के लिए, और यही नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया में शायद ही कुछ कंट्रीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी हो जहाँ मच्छर नहीं बना पाता हो। हाँ, तो वो बता रहा हूँ ना कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी है कि नहीं हो पाता। मच्छर देखिए जहाँ भी गंदगी है वहाँ जरूर पड़ेगा। यहाँ जो खास तौर से गंदे पानी की बात हुई, क्यूएस की बात करें, क्यूएस गंदे पानी में पड़ता है, गंदगी आप समाप्त कर सकते हैं, सफेद पानी वाला एडिस पनप जाएगा, साफ पानी वाला एडिस पनप जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कठिन है, और इंडिया जैसी कंट्री के लिए थोड़ा सा मेरे तरफ से टफ टास्क रहेगा ये कि हम मच्छर पे ज़्यादा फोकस करें। हम दोनों पे फोकस करें, अच्छी बात है, हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं, इस पर भी फोकस कर रहे हैं, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम तभी खत्म कर पाएंगे जब हम दोनों के प्रति जागरूक होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमें भारतवर्ष में तीसरा स्थान मिला है सफाई क्षेत्र है, और इस साल मैं पिछले 10 दिनों से देखा बहुतायत ये कौन सा तीसरा स्थान हमको मिला, ये भी थोड़ा देखिए, साफ सफाई के लिए हम कितने जागरूक हुए हैं पहले से, उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए तीसरा स्थान मिला है, हो सकता है। ठीक है, ये डेटा होता है, डेटा क्या शो करता है, ठीक है, किस तरह का डेटा फीड किया गया, किस तरह के लोगों के रिस्पॉन्स आए। हम देखिए, अभी आपसे ही कोई पूछे अगर बाहर का आदमी आगे कि आपके घर के आसपास सफाई कितनी रहती है, क्या रहती है, सबसे कहते हैं हम अपने घर को बदनाम क्यों होने देंगे, और ऐसे साफ रहता है, सब जगह सफाई है, कोई पानी नहीं करता, कोई मच्छर नहीं है, वो बाहर वाले को सिर्फ यही कराएंगे। ठीक है, भले हमारी समस्या हो, तो वो एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने प्रदेश को, अपने आसपास के क्षेत्र को ऊपर रखना चाहते हैं, ये हमारी हिंदुस्तानी की टेंडेंसी है। मेरे सवाल का आंसर बताएं इसमें देखिए, जो एक रीजन वाला एक रीजन हम लोग एनालाइज करते हैं, हर बात करते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले ऊपर है तो डिस्प्ले कर दूँ उसका रीजन। ठीक है, ये एक लगा देगा, हेडलाइन में देखिए लगा देगा। जनरली जो दवाई ना खाने के जो बड़े बड़े कारण हमारे पास आते हैं, एक तो वही आता है कि घर लॉक है, आदमी भी ही नहीं। ठीक है, दूसरा उसने स्टेट फॉरवर्ड बना कर दिया मैं दवाई नहीं खाऊंगा, एक बिना किसी कारण, कोई भी जेन्युइन कारण नहीं है उसका, बस कुछ लोग होते हैं ना जिद्दी टाइप, मुझे नहीं खानी, मुझे बता के नहीं खानी, इस तरह का एक ग्रुप भी है। वो आगे परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज में अभी मैक्सिमम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अधिकतर लोग हैं हमें अवेलेबल नहीं मिले या उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बना लिया बिना किसी कारण के, बिना किसी जेन्युइन कारण। तीसरे लोग होते हैं कि दवाई खाएंगे तो हमको कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब नुकसान कर जाएंगे, टाइप की चीज रिएक्शन हो जाएगा। दवाइयों का स्टैंडर्ड पता नहीं कैसा है, उनको भरोसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दवाइयों की संख्या, गोलियों की संख्या बहुत अधिक है, गोलियों की संख्या मैंने बताया कि एक एडल्ट पर्सन को 8 गोली तक हो जाती है। ठीक है, वो इसलिए मैंने वो भी बताया कि जो भी सप्लाई होती है हमारे पास, वो छोटे बच्चे से लेके हम बड़े तक को अलग अलग गोली तोड़ के नहीं खिलाएंगे। अगर बड़े की सप्लाई करेंगे तोड़ के नहीं खिलाएंगे, बड़े को हम छोटी गोलियाँ ज़्यादा दे सकते हैं, तो इसलिए वो 8 गोलियों तक हो जाती है। तो ये कारण भी है। ठीक है सर, मैं भी अपने इसी सवाल में एक सवाल जोड़ना चाहूँगी। फील्ड में काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि हम जब अपने आप एल्बेंडाजोल लेने जाते हैं तो आइवरमेक्टिन को अपने आप यूज करें। ठीक है, क्योंकि हमारी जानकारी इतनी बढ़ गई है, आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल की पोटेंसी को बढ़ाता है। थैंक्स टू कोरोना सर। ठीक है, हाँ, और कोरोना के टाइम में सबने आइवरमेक्टिन खाई, हर आदमी से परिचित हो गया, ये भी जान गया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबने खाई, और जो भी कैलकुलेटेड डोज थी या रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा खाई, दिन में एक बार खाई जाती, लोगों ने 3-3 बार खाई। ठीक है, मतलब उनको ये था कि हम खा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। ठीक है, उसका यूज भी हुआ, मिसयूज भी हुआ, जो भी हुआ, तो
लेकिन ये समझ में आ गया, आइवरमेक्टिन से आदमी परिचित हो गया और ये जान गया कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप आज भी एल्बेंडाजोल लेने जाती है तो आइवरमेक्टिन के साथ यूज़ करती है। लेकिन जहाँ तक फाइलेरिया के लिए है, पहले तो आपका प्रश्न पहला वाला कि हम कभी भविष्य में सिंगल गोली ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, ठीक है। उसके लिए मेरा कहना यह है कि देखिए फाइलेरिया ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी 1 साल में 2 साल में आपके यहाँ से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे 682 ब्लॉक से बढ़ के 195 पे आ गए हैं और अगले साल ये 50 से कम रह जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी चीज़, हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक खिलाते हैं। इसमें आइवरमेक्टिन की कंडीशन भी होती है कि हम 5 साल से छोटे बच्चे को आइवरमेक्टिन नहीं देते, ठीक है। आइवरमेक्टिन नहीं देते तो उसका कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो बच्चों की ग्रोथ पर असर डालते हैं। ये जो दवा खिलाने का आपका अभियान चलता है, साल में एक बार जरूर चलता है, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने दवाएं खाई हैं, आपकी टीम क्या उनको दोबारा संपर्क करती है कि आप आइए मेरे जहाँ पे शिविर लगा है, आप दवा का समय हो गया, दूसरा साल है, आपका लेना है, तो क्या इस तरह का काम आप लोगों के द्वारा किया जाता है? उनके मोबाइल नंबर पे बुलाया जाता है? नहीं, ये देखा गया है कि अक्सर जो आप अभियान चलाते हैं वो साल भर में दर्द तोड़ देता है, दोबारा दूसरे साल नहीं व्यक्ति आता है, तीसरे साल नहीं आता है, या वो इतना जागरूक नहीं रहता कि हमें दूसरे साल भी खाना है। ठीक, मैम का पहले सवाल पहले पूरा हो जाए फिर आप जवाब। देखिए, पहली बात तो कि हम 2 साल से 1 साल से 2 साल के बच्चों को भी इस अभियान में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनडीडी प्रोग्राम भी चलाते हैं के साथ इसको मर्ज किया है। एनडीडी समझते हैं आप, नेशनल डिवॉल्विंग डे, वो भी इसी तारीख को होता है, 10 फरवरी और 10 फरवरी। इसलिए 1 साल से 2 साल के बच्चों को भी केवल एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं, बाकी डीईसी और आइवरमेक्टिन उनको रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसलिए फाइलेरिया में एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि 5 साल से छोटे बच्चे को हम आइवरमेक्टिन नहीं देते हैं, ठीक है। आइवरमेक्टिन हमारा सवाल ये था, अब आपका सवाल है, तो आइवरमेक्टिन नहीं देते इसलिए। और दूसरी चीज़, डोज सबकी अलग अलग है। आइवरमेक्टिन की डोज भी लंबाई के हिसाब से है, तो अगर सिंगल टैबलेट हम लाएंगे तो वो तोड़ ताड़ के उसका 1/3 करना, 2/3 करना, 1/3 थोड़ा सा कठिन काम है, कठिन, ठीक है। तो ये अभी तो इस दिशा में कोई भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है। भविष्य में कोई साइंटिस्ट ऐसा आ जाए कि तीनों को मिला के कोई नई ड्रग बना दे और सिंगल टैबलेट आ जाए कि एक बार भी फाइलेरिया 100% खत्म होता है, वो अलग की बात है। लेकिन आज की डेट में इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का प्रयास नहीं चल रहा है कि हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ग्रुप लाएंगे, टैबलेट लाएंगे, खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्या था आपका? जो हमको माइक्रोफाइलेरिया L3 लार्वा मच्छर देता है, उसको खत्म करने के लिए डीईसी आवश्यक है, ठीक है। ये एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन सिर्फ एडल्ट फॉर्म पे काम करती है, ठीक है। जो माइक्रोफाइलेरिया हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं, जो एडल्ट फॉर्म बन सकते हैं, उन पर ये दोनों काम नहीं करते। तो सर क्या ये संभावना है कि अगर हम ये एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन मान के अभी 6 मंथ्स ले रहे हैं, फाइलेरिया मींस ओनली वन ले ली है। अच्छा, और सर मगर एल्बेंडाजोल की तो हम दवा लेते हैं तो वो 12 से 6 मंथ्स से कम कोई बात नहीं, आप 2 बार भी खा सकते हैं, कोई मतलब कोई नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है। कोई हम लोग बताते हैं, हम लोग इस राउंड में 10 दिन में कभी 4-4 बार दवाई खाते हैं खुद, 4-4 बार। बहुत से लोग ऐसे भी जाते हैं कि ये सारी दवाइयाँ लेके आ जाते हो, यार कभी खुद नहीं खाते हो, नहीं खाते, तो उनको खा के दिखाना पड़ता है, सामने दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इन 10 दिन की बात कर रहा हूँ, 4-4 बार दवाई खाते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सर एक चीज इसके साथ और थी कि जैसे तराई एरिया में एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उसी पे डिपेंड करता है। मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर हमारे हाथ में नहीं है और साफ सफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट ऑब्वियस है। बट सर जैसे तराई एरिया जो होते हैं उनमें तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि उस तरफ दोस्ती है हस्बैंड की, तो वो बता रहे बहुत मच्छर मुझे अभी ये सब देख कर मुझे बहुत डर सी टू बी वेरी फ्रैंक। और वो पीलीभीत, खटीमा और बनबसाने वाला एरिया है, वहाँ पे है। तो मुझे ये लगा कि पीलीभीत कम्स अंडर यूपी, बट खटीमा एंड दिस कम्स इन उत्तराखंड। बट सर वो है तो सब एक ही जगह ना, कैन बी ट्रांसमिटेड। तो क्या यूपी के इधर भी ये चीज़ें हो रही है, मतलब कैसे वो ये प्रोग्राम पैन इंडिया प्रोग्राम है,
डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, जो भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग अलग से कुछ प्रयास करते हैं। इंटर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, वहाँ के उस साइड के अफसरों के साथ मिलकर भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे बिहार के बॉर्डर पे हमारा ये फाइलेरिया और कालाजार दोनों खूब मतलब वहाँ पर है। तो हम लोग जनरली बिहार के साथ मिलकर इस तरह की बात करते हैं। ऐसे ही नेपाल बॉर्डर पे हमारा कालाजार नेपाल से बहुत आता है, ठीक है। तो उनके साथ भी मिलकर हम लोग इस पर कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं और काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। कभी कभी होता है क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं, हमारे केस उनके यहाँ रिपोर्ट होते हैं, तो इससे भी पता लगता है। जहाँ तक रिफ्यूज़ल के देखिए कारण यहाँ पे जो अभी बताया है कि बहुत सारे कारण आते हुए, तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है 29% का ग्रुप है कि उनको लगता है कि हम हेल्दी हैं, पूरे जीवन हमने हेल्दी काटा है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। 29% लोग हैं। 27% लोग ऐसे होते हैं जो फ्रैंक रिफ्यूज़ करते हैं कि मुझे नहीं खानी है, आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे ये दवाई नहीं, कोई कारण नहीं है मेरे पास, जरूर कारण बताने कुछ भी नहीं है। 11% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं दूसरी दवाई खा रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, ये बाकायदा परसेंटेज निकला हुआ है, ठीक है। 9% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं ये दवाई नुकसान कर जाएगी, मुझे एडवर्स रिएक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी, इसलिए नहीं खाते। 8% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नंबर ऑफ टैबलेट्स बहुत ज़्यादा है, जो आपका क्वेश्चन था, अगर सिंगल टैबलेट का तो खा लेते हैं, ठीक है। कुछ 6-7% लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने कभी गोली नहीं खाई, मुझे गोली निकलने में परेशानी होती है, अगर आप सिरप ले आते हैं तो मैं खा लेती हूँ, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं। तो ये छोटे छोटे कारण हैं निकल के आते हैं और इन पर हम लोग एनालाइज करके इनको जब भी रिफ्यूज़ल कन्वर्जन वर्कशॉप करते हैं, स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट पर रिफ्यूज़ल कन्वर्जन वर्कशॉप इसलिए हमारे इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। और इन कारणों पे हम लोग कोई ना कोई समाधान खोज के संशोधन खोज के लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, हम वहाँ के लोगों को बताते हैं, वो उस पर अगले राउंड में काम करके इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब सर का क्वेश्चन दूसरा था, क्या था सर, एक बार फिर से रिपीट। मैंने ये पूछा था कि अभियान आपका बहुत सुंदर अच्छा चल रहा है, साल में एक बार आपने दवा खिलाई थी व्यक्ति को, दूसरे साल वो कैसे आए, उसका आपका क्या प्रभाव रहता है? देखिए दवा जो हम खिलाते हैं घर में जाके खिलाते हैं, ठीक है, और हम किसी को एक पर्टिकुलर स्पेस पे या प्लेस पर बुलाते नहीं हैं कि दवाई खाने आए हो। दूसरी चीज इसमें कि जरूरी नहीं है कि हमने जिस एरिया में उसको इस साल दवाई खिलाई है, अगले राउंड में हम उस साल उस एरिया में दवाई खिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने बताया ना कि जो हम टेस्टिंग करते हैं 6 महीने बाद या 9 महीने बाद टेस्टिंग करते हैं, उससे तय होता है कि हम उस क्षेत्र में दोबारा दवाई खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। जहाँ तक कोई मैसेज देने की बात है, तो मैसेज तो हमारा एक तरीके से आप लोग हैं, मतलब सारे मतलब मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, सारे माध्यमों से हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरा हमारी जो आशा होती है, राउंड से पहले वो हाउस को सर्वे करती है, अभी लिस्टिंग की बात हुई थी, लिस्टिंग करती है, हाउस को सर्वे करती है, एक बार अपडेट करती है कि उसके डेटा में जो लोग हैं वाकई में वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो उस तरह का एक सर्वे होता है, उस दौरान भी बताती है कि आपके गाँव में इस दिन दवाई खिलाई जाएगी, आपकी इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। तो ये सारे, दूसरा अभी जैसे बताया कि हम लोगों ने अभी रिलायंस जियो के साथ मिलकर एक कैंपेन भी चलाया है, जो पर्सनल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके पास एक मैसेज जाता है कि पर्टिकुलर डे को आपके यहाँ दवाई खिलाई जाएगी, या आप पर्टिकुलर डेट से लेकर इस डेट तक आप यहाँ ये फाइलेरिया अभियान चलेगा, आपको इसकी दवाई देंगे। तो इस तरह के हम लोग आईसी के माध्यम से बुलाते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक आदमी को आपने पिछली साल खाई थी, इसलिए आप आइए, ऐसा। अच्छा, वो दवा अगर यदि दूसरे साल नहीं खाया तो उसका पहला कुछ बेकार हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका पहला साल बेकार हो जाएगा। सर क्या वैक्सीन पे नहीं काम हुआ है? सर एक सवाल है मेरा, उन दिनों मिलेंगे वहाँ कुछ करता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमको 100% लोगों को दवाई कराएंगे, 100% लोग अस्पताल नहीं आते ना, ठीक है। और अगर हम उनको उनके घर में मेंबर के हिसाब से दवाई दे भी देंगे तो ये नहीं श्योर होगा हमें तो उन्होंने खिलाई जाएगी नहीं मिलेगी। ऐसा जरूरी है कि एक ब्लॉक में जो अस्पताल है उसी ब्लॉक
का मरीज है, इस ब्लॉक का मरीज जिले में भी जा सकता है, ठीक है, अगर वो जिले से दवाई लाया है, अस्पताल से दवाई लाया है। और क्या वैक्सीन भी इसकी आ रही है क्या? हाँ? कोई वैक्सीन आ रही है? नहीं, देखिए जनरली जो वैक्सीन होती है हमारी, एक तो जो वायरल डिसीजेज होती है या बहुत ज़्यादा जो कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज होती है तो ऊपर वैक्सीन बहुत ज़्यादा है। ये एक नेमेटोड है, पैरासाइट है, इसकी अभी तक इस तरह का वैक्सीन पे मेरे पास से हुआ सर 20 बनाई तो उसमें 682 ब्लॉक हमारे पास थे, पुरानी निवेश थी, आज के लिए बढ़कर 195 हो गए हैं, बाकी में अब दवाई चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके से ये एक सक्सेस है। तो ये कैसे मैंने जब भी दवाई गिराते हैं, जैसे हमने इस बार अगस्त में दवाई गिराएंगे, अगले साल 26 में मई जून के महीनों में हम यहाँ पर एक सर्वे करें इन्हीं ब्लॉक से, इन्हीं 195 में सर्वे करते हैं। सर्वे में हर ब्लॉक से 2-2 लोग लेके हम 600 स्लाइड बनाएंगे, ठीक, 600 स्लाइड रात में बनाएंगे, रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक, इस पीरियड में हम स्लाइडें बनाएंगे। 600 स्लाइडों में उनको स्लाइडों को देखा जाएगा, अगर फाइलेरिया माइक्रोफाइलेरिया को भी माइक्रोफाइलेरिया मिलता है हमें 6 स्लाइडों में 1% से 1% से अधिक में, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर हमें दवाई खिलाने की और आवश्यकता है, ठीक है। अगर वो 6 से 1% से कम मिलता है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पर दवाई नहीं खिलाई जाएगी। बाकी जो सर्विलेंस की एक्टिविटीज जैसे मैंने टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 की टास्क बताया, ये सारी एक्टिविटीज चलती है। तो ये मेजर करने का तरीका होता है और इनके स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, उन्हीं के हिसाब से मेजर करते हैं, उन्हीं के हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। स्लाइड बनाने के बाद स्लाइड देखने का पहला काम डिस्ट्रिक्ट का होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है। दूसरा क्योंकि स्लाइडें क्रॉस चेक हैं उनके स्टेट पे आती हैं, हम चेक करते हैं उनको, स्टेट से क्रॉस चेक स्टेट पे देखने के बाद उन स्लाइडों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है यहाँ पर, उनकी लैब है, हम वहाँ भेजते हैं। ये उससे रिपोर्ट हमारे पास कलेक्ट कर जाती है कि रिपोर्टें ठीक हैं, तब हम मानते हैं कि वो रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन ऐसे सर मैं केजीएफ में कम्युनिटी रेडियो केजीएफ में पूछ सकते हैं? यस यही है, लोगों को हम हिंदुस्तान में क्या है स्वस्थ लोगों को दवाई खिलाने का प्रथा नहीं है। यहाँ दवाई लोग कब खाते हैं जब दर्द लगता है, अपने लिए लगे या अपनी तकलीफ पीढ़ी के लिए लगे, तो अभी हम लोगों को डरा नहीं पा रहे, इसी की बात ये है, ठीक है। हम बीमारी की भयावता के बारे में लोगों को अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे। 80 साल का जो आदमी है उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी मैं क्यों हूँ, हम उसको ये नहीं समझा पा रहे कि आप नहीं खाएंगे तो हो सकता है पैरासाइट आपके अंदर हो और ये आपके नाती में आपके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, ये नहीं समझा। क्योंकि सर आप लोग जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल तो कि वो कहते हैं कि आप खाओ तो हम खाएंगे। मैं बताता हूँ लेकिन सर एक सवाल ये होता है जब आप जान रहे हैं कि लोग डर के कारण ही खाएंगे तो आप अपने आईसी कैंपेन में फियर अप्रोच क्यों नहीं यूज करते? अब देखिए उसका दूसरा पहलू है कि लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, ठीक है, हर आदमी की अपनी व्यक्ति और वो सब अपने हिसाब से मानने का तरीका है। हम तंबाकू की पुड़िया बिकती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लिखिए कम चित्र बड़ा बनाइए, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या कंजम्पशन कम हो गया नहीं हो गया, सबको पता है कैंसर होगा, एक बार होगा मरेंगे जरूर, ठीक है, इलाज नहीं है उसका, आदमी का काटा जाएगा उसके बाद भी मरेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी खाते हैं, तो डर मुझे लगता है कि यहीं पर आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और ये जो अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे वो इतने सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो दवा नहीं पा रहे, चाहे वो डर का माहौल पैदा करना हो या फिर लोगों को मोटिवेट करना हो, यहीं पे हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, यहीं से हम आपसे अपेक्षा करना चाहेंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, बिकॉज आपके अंदर वो पावर है कि आप लोगों को एक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, कि यू आर द ओपिनियन बिल्डर्स। तो अगर आपका सहयोग मिलेगा तो डेफिनेटली ये जो तकरीबन 30% है, जैसा सर ने बताया और डेटा बता रहा है कि 70% लोग लगातार हर साल राउंड में दवा खाते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारी प्रॉब्लम जो 30% लोग हैं वही उनको ही हमको रीच करना है,
और इसके बहुत सारे रीजन आपको दिए हुए हैं। हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि इसके अंदर जितना अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें, चाहे वो डरा करके मोटिवेट करिए या उन लोगों को इन्फॉर्म करके करें। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजीज में वो यही है कि इससे मौत है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कमेंट करता हूँ कि जो स्थिति बनती है, जो हाथी पाँव जैसी स्थिति है, वो मौत से कहीं बदतर होती है। हमें वो समझाना है लोगों को कि आज आप अगर दवा खा लेंगे तो अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करेंगे, लेकिन अगर आप आज दवा नहीं खाएंगे तो शायद अगले 10 साल 15 साल के बाद हाथी पाँव जैसी स्थिति बन जाए। ठीक है, हमने बताया कि फाइलेरिया एलिमिनेशन के 5 पिलर्स हैं। एक पिलर हम महीने में एक बार करते हैं, मतलब साल में एक बार करते हैं, फरवरी में करेंगे या अगस्त में करेंगे। पहला पिलर दवाई खिलाना। बाकी दूसरा पिलर जो था हमारा कम्युनिटी सर्विसेज पूरी साल देते हैं, एडवोकेसी पूरे साल करते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एक्ट या इसी वाले काम पूरे जब भी मंच मिले तो उस पर बात करें, ये पूरे साल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पहले महीने में किसी पर्टिकुलर महीने में जाते हैं और लोगों से पहले पढ़ाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से गलत बात है। हम साल में काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो ये निश्चित है कि फरवरी में 10 फरवरी को और अगस्त में 10 अगस्त से लेकर अगले 10 दिनों तक 12 दिनों तक पढ़ाई करेंगे, वो एक्टिविटी उसी हिसाब से किया जाता है। अब देखिए ये सक्सेस स्टोरी, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ ये वाले जवाब नहीं बस ये दोनों रहते हो, स्टॉक वाला भी लेना। हाँ बस ये दिखाने का बहुत बड़ा उदाहरण ये देख लीजिए। आपकी जब अभी पिछले जो कोविड की वैक्सीन आई थी, फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड कह दो या पहले एपिसोड के बाद जब वैक्सीन आई, लोग लगवाने को तैयार नहीं थे, दुनिया भर की बातें थी उसमें। ठीक है, कोई कहता था ये हो जाएगा, ये कहता वो हो जाएगा, लेकिन नहीं लगवा रहे। लेकिन जैसे कि दूसरा एपिसोड उसका आया कोविड का और लोगों की लोग मरना शुरू हो गए, उसके बाद वैक्सीन लगाने वाले सेंटरों पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस आनी पड़ी। ठीक है, तो वो डर हुआ कि हम नहीं लगवाएंगे तो मर जाएंगे। तो यही डर जो है अभी हम लोग पैदा नहीं कर पाए हैं पब्लिक में, डर या जागरूकता उस सिस्टम की जागरूकता पैदा नहीं कर पाए हैं कि लोग बीमारी से डरे। ठीक है, अभी बहुत लोगों को लगता है कि उसको भी तो फाइलेरिया है, तो 80 साल से चल रहा है, मेरा क्या हो जाएगा तो हम भी चलते रहेंगे। अभी ये भी लोग सोचते, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है कि अगर उसको है तो वाकई में उसको परिवार में या उसको परेशानियाँ क्या क्या हुई पूरे जीवन में, ये लोग नहीं समझते। ठीक है, तो ये समझाने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोग्राम को और अच्छे लेवल पर ले जाने में हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। कंक्लूड करने से पहले बस एक निवेदन और आप सबसे करना चाहूँगा कि जब हमारे इस प्रोग्राम को कई बार इम्पैक्ट पड़ जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, जब कोई सर ने बताया कि दवा खाने के बाद किसी को कुछ नहीं हो गए, चकत्ते हो गए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। सर ने बताया कि ये शुभ संकेत है और बिल्कुल इसको शुभ संकेत की तरह ही लेना चाहिए। पिछले कई राउंडों में जब लखनऊ में हो रहे थे, आप लोगों को भी दवा खिलाया था, कुछ लोगों को भी साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिले थे, आपने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जब ये चीज़ें नेगेटिव तरीके से पेपर के अखबारों में छप जाती है तो प्रोग्राम को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, वहाँ पर कई बार राउंड रोकने पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो अगर आप लोग जब अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अगर इसको एक पॉजिटिव तरीके से अगर आप दिखाएंगे कि ये एक शुभ संकेत है, लोग उस चीज़ से, दवा से न डरें, बीमारी से डरें, तो अगर आप इस तरीके से, और वो आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो कंक्लूड करने से पहले आप सबसे यही निवेदन होगा कि अगर किसी जिले में, किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको शुभ संकेत की तरह ही उसको देखा जाए, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके टीवी रेडियो के माध्यम से भी, ताकि लोगों में एक एनकरेजमेंट आए, मोटिवेशन आए कि भाई हमने दवा खा ली, अगर ऐसा कोई हुआ तो ये मेरे अंदर पैरासाइट है और वो मर गए, नेक्स्ट टाइम हमको ऐसी स्थिति नहीं आएगी, या डाउन द लाइन 10 साल के बाद आगे कौन ऐसी स्थिति हमको नहीं होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? दूसरी चीज इसमें कि कभी भी और देखने को मिलती है कि लोग दवाई खा के कोई पता लगा बेहोश हो गया, ठीक है, खासतौर से स्कूलों में होता है, छोटे बच्चों में दवाई खिलाई जाती है बेसिक स्कूलों में, तो वो मेरे अंदाज से साइकोसोमेटिक होता है। दवाई का कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि कुछ लोग
होते हैं ना, इंजेक्शन देख के बेहोश हो गए, इंजेक्शन देख के उनको मतलब इस तरह चक्कर आने लगा, तो ये साइकोसोमेटिक होता है। इसमें कुछ भी, इसमें कोई भी दवाई का रोल नहीं होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक सिस्टम भी बना हुआ है ऑलरेडी। जब इस तरह की कोई भी जैसे बिजली चलाता उल्टी बिजली वाली बात आए, तो जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने पहले से कह रखा है कि दवाई कभी भी खाली पेट ना खाई जाए, दवाई हमेशा खाना खाने के बाद खाई जाए और मिनिमम 2.5 में पानी पी लिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, हर ब्लॉक पर 2 RRT टीम, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है इसके लिए। इसका मोबाइल नंबर हर आशा के पास, जो भी आशा या जो भी टीम दवाई खिलाने जा रही है उसके पास होता है। उस क्षेत्र में जो भी बैनर पोस्टर लगते हैं उसमें पोस्टर पे भी लिखा जाता है, लीफलेट पे भी लिखा जाता है। तो ये मैसेज सबके पास होता है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ संपर्क करना है, उस फोन पे संपर्क करिए, RRT टीम आपके पास पहुँचती है। दूसरा जो चैनल होता है, हमारे पास हर गाँव में एक आयुष्मान केंद्र खुला हुआ है, लगभग सब सेंटर पे 6,000-7,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खुला हुआ है। उस सब सेंटर पे हमारा CHO रहता है, ठीक। CHO को विशेष रूप से ट्रेन किया गया है, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको डील करने के, लोगों को कैसे एश्योर करें ये परेशानी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर दवाई देने की जरूरत है क्या दवाई दी जाए, ठीक है। तीसरा चैनल आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी वाला हमारा 108 है। अगर किसी को लगता है कि हमें कहीं से सहायता नहीं मिली तो 108 को कॉल करके आदमी संभाल दिया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, लेकिन हमारी टीम और चैनल में इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए तत्पर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसके लिए आपको